तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी का नाम है शैतान का बच्चा। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। तो बिना देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है। भले ही ये कहानी मैंने सुनी एक घटना पर आधारित है, पर इसके बारे में मेरे पास ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। ये बस एक घटना थी जिसे मैंने कहानी का रूप दिया है। असल में वो घटना कुछ ऐसी थी कि हमारे गांव के आसपास ही एक औरत को बहुत साल से बच्चा नहीं हो रहा था और फिर बच्चा पाने की जिद में उसने एक बहुत ही खतरनाक तरीका अपनाया। पर उसके बाद उसे बच्चा तो हुआ, पर उस बच्चे अपने साथ साथ उसकी माँ को और कई आफतें लेकर आया, उसकी माँ के लिए और अपने लिए। और इसी घटना को लेकर मैंने एक कहानी लिखी है। ये कहानी शुरुआत में तो शायद आपको डरावनी ना लगे, पर कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी डर भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये कहानी छाया की है। छाया और उसका पति नागेश एक छोटे से गांव में रहा करते थे, जो कि बहुत ही पिछड़ा इलाका था। वहाँ पर ज़्यादातर तो पिछड़े और गरीब लोग रहा करते थे। छाया तब आसपास के गांव में जाकर बड़े और अमीर लोगों के घर पर बर्तन थी और नागेश उसी गांव में और आसपास के गांव में जो भी छोटा मोटा काम मिलता था वही कर लेता था। छाया और नागेश की शादी को अब तक 9 साल हो चुके थे और इतने सालों बाद भी उसने कोई बच्चा नहीं था और इस वजह से गांव की औरतें, बड़े बुजुर्ग लोग आते जाते उसे आने दिया करते थे। वो एक ऐसे समाज में रहती थी जहां पर बच्चा होना औरत का सम्मान माना जाता था और अगर किसी वजह से किसी को बच्चा ना हो तो उस औरत को बाज, कुंटा और ऐसे नामों से पुकारा जाता है। उसे जब भी कोई बच्चे को लेकर ताना देता तो वो रात रात भर रोया करती थी और अपने पति नागेश से बच्चे की मांग करती थी। पर अब नागेश भी उसकी बातों से तंग आ चुका था। वो तो चिढ़कर ही उसकी बात का जवाब देता था और कभी कभी तो वो गुस्से में उस पर हाथ भी उठा देता था और तब छाया बस रोती ही रहती थी। ऐसे ही एक दिन वो हमेशा की तरह एक घर बर्तन मांजने चली गई थी। तब घर में बस घर का मालिक ही था, जो कि बहुत ही खड़ूस और गंदा दिमाग का था, जिसकी उम्र 50 के से 55 के करीब थी। छाया असल में उसके घर जाना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उस आदमी की उस पर बुरी नज़र है। पर छाया की मजबूरी थी, क्योंकि वहाँ पर कुछ 2 या 4 ही घर थे जहाँ पर वो काम किया करती थी और उसे पैसे भी बहुत ही कम मिलते थे। और अगर गलती से भी किसी दिन छुट्टी कर लो तो फिर पैसे देते वक्त वो लोग बेवजह बहस कर कर ज़्यादा पैसे काट लेते थे। तो तब वो उस घर के अंदर चली गई तो बर्तनों को बाहर लाकर एक नल के पास ही बर्तनों को मांजने लगी। तब वो आदमी उसे देखकर अपने घर की चौखट पर बैठ गया। वो बस छाया को घूरे चला जा रहा था। तब उस आदमी ने बीच में ही छाया को कहा, मुझे खुश कर दे, तुझे माला माल कर दूंगा, उगने से भी ज़्यादा पैसे दूंगा। पर छाया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो बस अपने बर्तन धोने में लगी रही। पर छाया का जवाब न देने की वजह से उस आदमी की हिम्मत और बढ़ गई और फिर वो उठकर खड़ा हो गया। एक नज़र उसने इधर उधर देखा कि आसपास कोई है तो नहीं और फिर वो छाया की ओर चला गया। छाया के पीछे होकर खड़े उसने कहा, देख, आज घर पर कोई भी नहीं है, बस कुछ ही देर की तो बात है, एक बार हाँ कर दे, फिर तुझे ज़िंदगी भर किसी और के घर जाकर बर्तन मांजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा कहकर उसने छाया की पीठ को हाथ लगाने की कोशिश की। छाया अपना बदन चुराते हुए थोड़ी आगे खिसक गई। वो अच्छी तरह से जानती थी कि ये बड़े अमीर लोग हैं, अगर वो चाहें तो ये भगवान को भी खरीद लें। तब छाया भी कोई झगड़ा नहीं चाहती थी, क्योंकि झगड़ा करती भी तो क्या, उसका ही नाम खराब हो जाता और ऊपर से उसे कोई काम भी नहीं देता। तो वो अपना काम ख़त्म कर कर चुपचाप वहाँ से जाना चाहती थी। तब जब छाया थोड़ी आगे खिसक गई तो उस आदमी ने गुस्से में ही कहा, किस बात का घमंड है रे तुझे?
पांच उल्टा कहीं की। मैं जानता हूँ कि तुझे बच्चा चाहिए। एक बार मेरे साथ चल, अगर तुझे बच्चा न दिया तो फिर बोलना। पैसे भी मिलेंगे और बच्चा भी। और ऐसा कहते हुए उस आदमी ने फिर से उसे पीठ पर छूने की कोशिश की। और तभी बाहर गेट के पास खड़ी एक बुढ़िया उस आदमी पर चिल्लाई, पीछे हट कुत्ते, अपना हाथ हटा। बुढ़िया की आवाज़ सुनकर वो आदमी डरकर पीछे हट गया। छाया भी दौड़कर गेट के पास चली गई और वो आदमी फिर गुस्से में बोला, अरे जा जा, बांझ की बांझ ही रहेगी तू, तुझे कभी बच्चा नहीं होगा, देख लेना। और उसकी बात सुनकर वो बुढ़िया फिर से उस पर चिल्लाई, अरे जा, तू क्या बच्चा देगा, तेरी खुद की औलाद आदि पागल है, ऐसा बाप वैसा बेटा। उस बुढ़िया की बात सुनकर वो दोनों भी चौंक गए थे, क्योंकि वो दोनों भी उस बुढ़िया के बारे में कुछ नहीं जानते थे, पर वो बुढ़िया उसके बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से जानती थी। और ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरती हुई आगे चली गई। छाया भी अब उस बुढ़िया के पीछे पीछे जाने लगी। थोड़ी देर जाने के बाद छाया ने उस बुढ़िया को रोकते हुए पूछा, आप कौन हो? आपको कभी इस गांव में नहीं देखा। मेरा कोई नाम नहीं है, सालों से बस गांव गांव घूमती चली आ रही हूँ। आज इस गांव तो कल किसी और गांव, मेरा कोई घर कोई ठिकाना नहीं है। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर छाया उसे अपने घर लेकर चली गई। उसे खाना खिलाया और बातों बातों में छाया ने उसे अपने अतीत के बारे में बताया कि कई सालों से बच्चा न होने की वजह से वो कितनी परेशान रहती है। और तब उस बूढ़ी औरत ने धीरे से उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा, तुझे बच्चा चाहिए? तो छाया ने तब झट से हाँ कहा। तो बुढ़िया उठकर उसके घर के बाहर चली गई। एक नज़र आसपास देखा तो छाया को अपने पास बुलाते हुए उसके कान में कुछ कहा। उस बुढ़िया की बात सुनकर छाया के चेहरे का जैसे रंग ही उड़ गया। उसके चेहरे पर हर तरफ डर फैल गया था। और फिर से उस बुढ़िया ने कहा कि देख, अगर तुझे बच्चा चाहिए तो तुझे ये करना होगा, और इसका अंजाम क्या होगा मुझे पता नहीं। तुझे ये करना ही होगा, अगर इसका अंजाम क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, पर तेरी इच्छा ज़रूर पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर आसपास कोई भी ना होते हुए मैंने ये बात तेरे कान में कहा है, क्योंकि वो इसीलिए ऐसी बातें तो हवा में भी फैल जाती हैं। और इतना कहकर वो बुढ़िया वहाँ से चली गई, जैसी वो हमेशा एक से दूसरी जगह पर जाया करती थी। पर उस बुढ़िया की बात सुनकर छाया और ज़्यादा परेशान हो गई। एक तरफ तो वो अपना खुद का बच्चा चाहती थी, और दूसरी तरफ उस बुढ़िया ने उसे जो बात बताई थी वो इतनी डरावनी और इतनी खतरनाक थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बुढ़िया के जाने के बाद भी छाया रात भर बच्चे के बारे में ही सोच रही थी। उसी रात उसका पति नागेश पीकर ही घर आया था और वो आकर ही बिस्तर पर लेट गया। तब छाया ने नागेश को उस बुढ़िया की बात सुनानी चाहिए। नागेश पूरे होश में था ही नहीं। वो बार बार छाया को पट कर आता और आखिरकार गुस्से में आकर वो छाया के ऊपर आकर गिर पड़ा और उसने फिर अपनी भूख को मिटा लिया। और छाया ने फिर उसे कुछ कहना चाहा तो उसकी बात सुनने से पहले ही उसने उसे जोर का धक्का दे दिया और उसे एक जोर का थप्पड़ लगा दिया। छाया को बहुत बुरा लगा और उसे अपने आप पर भी बहुत गुस्सा आया। एक बार को तो उसे ऐसा भी लगा कि इससे अच्छा तो वो उस आदमी के साथ ही सो जाती, वो इतना बुरा तो व्यवहार नहीं करता। उसके बाद बस यूँ वही सोच रही थी कि उसे ये सब बच्चा ना होने की वजह से हो रहा है। अगर उसे बच्चा होता तो कोई उससे ऐसे पेश ना आता, हर कोई उससे इज्जत से बात करता। नागेश भी इसलिए उसे अपने से दूर रखता है। और तब उसके दिमाग में उस बुढ़िया की वो बात घूमने लगी और फिर छाया ने निर्णय लिया कि अब तो कुछ भी हो जाए वो बच्चा पाकर ही रहेगी। उस रात उसने नागेश के सोने का इंतज़ार किया। वैसे भी नागेश पीकर ही घर आया था, तो बिस्तर पर लेटते ही वो जैसे बेहोश सा हो गया था। छाया ने उठकर नागेश की ओर देखा, वो खराटे भरने लगा था। तो फिर छाया धीरे से उठकर खड़ी हो गई। वही पास पड़ी उसने एक छोटी सी छुरी को लेकर अपने पास छुपा लिया और फिर वो रात को अपने घर से बाहर निकल पड़ी।
आसमान साफ था, हर तरफ चांद की सफ़ेद रोशनी फैली हुई थी। उस रोशनी में हर तरफ शाया ने अपनी नज़र घुमाई। उस आधी अधूरी रोशनी में जहाँ तक उसकी आंखें देख पा रही थी वहाँ तक कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। बस दूर कहीं बस्ती से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। पर अब उसे जाने किसी बात से डर ही नहीं लग रहा था। अब उसे किसी बात से फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था। शाया ने शायद अपने आप से ही एक एक कर निश्चय कर लिया था। तब वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वो उन गांव के अपने ही करीब एक नदी के करीब चलती जा रही थी। आखिरकार वो उस नदी के पास पहुंच गई। वहाँ पर अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे रात को बहुत सी जानवर एक साथ से चीख रहे थे, एक साथ ही चिल्ला रहे थे। पर वो बिल्कुल भी डरी नहीं। आगे बढ़ते हुए उसने उस नदी पर छलांग लगा दी और फिर तैरते हुए उस नदी के पार चली गई। और फिर उस पार जाते ही उसने अपने चेहरे को पानी गीले हाथों से पोंछ लिया और फिर एक बार अपनी कमर के पास हाथ से छू कर देखा कि छुरी अपनी जगह पर है या नहीं। और फिर अपनी नज़र उठाकर सामने देखा। सामने सब तरफ बड़े बड़े सफ़ेद पत्थर पड़े हुए थे। सफ़ेद पत्थर जो कि बच्चों को दफनाने के बाद उसकी कब्र पर रखे जाते हैं। वो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पत्थर उन्हें बाहर आने से रोकने के लिए रखे गए हों। पर शाया को तो जरा भी जैसे होश ही नहीं था। वो पागलों की तरह हर एक पत्थर के पास जाकर जैसे कुछ ढूंढ रही थी। हर एक पत्थर को छू कर देख रही थी और फिर कुछ पत्थरों को छू कर देखने के बाद और फिर वो जाकर एक पत्थर की जगह पर रुक गई, जो कि अभी अभी हाल ही दिनों में रखा गया होगा। मतलब वहाँ पर किसी बच्चे की लाश को दफनाए ज़्यादा दिन या ज़्यादा समय नहीं हुआ था। और फिर शाया ने पागलों की तरह उस जगह से उस मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। पहले तो उसने अपनी कमर से उस छुरी को निकाला और उसी छुरी से ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया, पर उससे रहा नहीं जा रहा था। और फिर उसने अपने हाथों से ही मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। वो इतनी ज़ोर से मिट्टी को हटा रही थी कि उसके उंगलियों के नाखून तक टूट चुके थे। उंगलियों से खून निकल रहा था, पर उसे जरा भी होश नहीं था कि वो क्या कर रही है। आखिरकार बहुत सारी मिट्टी हटाने के बाद उसके हाथ को बच्चे का सिर महसूस हुआ और फिर शाया ने और तेज़ी से ऊपर की मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया और फिर उस मरे हुए बच्चे की लाश को वहाँ से बाहर निकाला। उस बच्चे को देखकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, जैसे कि वो उसका ही बच्चा हो। बहुत देर तक शाया उस मरे हुए बच्चे की लाश को एक माँ की तरह अपने सीने से लगाकर अब बैठी रही। और फिर न जाने कब उसे होश आया कि उसे बुढ़िया के कहने के मुताबिक सब करना है। और फिर उसने रोते हुए ही बच्चे को अपनी गोद से नीचे ज़मीन पर रख दिया और फिर वहीं पर ही छुरी को उठाकर उसने उस बच्चे की एक उंगली काट ली और फिर उसे निगल गई। कुछ पल के लिए उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ, पर फिर भी उसने अपनी आंखें बंद कर वह उस मांस के टुकड़े को अपने गले से उतार रही थी। उसकी आंखों में अब फिर से आंसू आ गए थे और पर ये अब दर्द के आंसू थे। और फिर उसने उस लाश के सामने कुछ पत्थर लाकर रख दिए और फिर अपने आप में ही कुछ बड़बड़ाने लगी, जैसे उस बुढ़िया ने उसे कुछ मंत्र दिया हो। और कुछ देर बाद खुद में ही बड़बड़ाने के बाद उस बच्चे की लाश को शाया ने वहीं पर ही दबा दिया और फिर ठंडे दिमाग के साथ वो धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगी। शाया घर जाकर चुपके से एक कोने में सो गई। उसके दिमाग में रात भर एक ही बात घूम रही थी कि अब क्या होगा। जैसा उस बुढ़िया ने बताया था बिल्कुल वैसा का वैसा ही किया था। सुबह जब उसका पति उठा तो उसने देखा कि शाया एक कोने में सिकुड़ कर सो रही थी। अब शराब तो उतर चुकी थी और शाया को उस हालत में देखकर उसके अंदर का इंसान शायद जाग चुका था। उसे रात के बारे में याद आया तो शायद बुरा भी लगा हो, तो उसने वहीं पड़ी एक चादर उठाई और उसके बदन को ढक दिया
और जब उसका हाथ छाया के शरीर को लगा तो उसने देखा कि छाया को तो बहुत तेज बुखार है, उसका बदन तो बुखार से जल रहा है। और फिर वो छाया को वैसे ही उठाकर पास के ही एक गांव के एक हॉस्पिटल में लेकर चला गया। वहां गया तो डॉक्टर ने छाया को दिन भर के लिए एडमिट कर लिया और फिर उसका इलाज किया। तब डॉक्टर ने नागेश को बताया कि उसकी पत्नी पेट से है, वो प्रेग्नेंट है और शायद इसीलिए उसे बुखार आया हो। नागेश डॉक्टर की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और फिर उसने वो बात छाया को बताई। और उस बात को सुनकर पहले तो छाया बहुत खुश हो गई, पर कुछ ही देर में उसकी खुशी कहीं गायब सी हो गई। उसके दिमाग में बार बार वो रात वाली बात आने लगी। उसे अब ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। कल ही रात तो उसने वो सब किया था, पर फिर भी उसने वो बात नागेश को नहीं बताई। धीरे धीरे दिन बीतते चले गए। नागेश ने छाया की अच्छे तरीके से देखभाल की, पर उस दौरान उन्होंने एक अजीब सी बात महसूस की कि छाया का पेट 2 महीनों में ही बहुत बढ़ गया था। पर उन्हें लगा कि शायद जुड़वा बच्चे होने वाले हों और उन्होंने फिर उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर कुछ 4 ही महीने हुए थे कि छाया के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उसे हॉस्पिटल जाने तक का वक्त नहीं था। और फिर गांव की कुछ औरतों ने पुराने तरीके से ही छाया की डिलीवरी करने का निश्चय किया। घर के अंदर छाया की डिलीवरी चल रही थी, पर बाहर नागेश डिलीवरी को लेकर बहुत ही परेशान था और बहुत ही घबराया हुआ था। कुछ देर बाद ही घर की अंदर की सारी औरतें चीखते हुए बाहर दौड़ती हुई आई। कुछ तो सीधे भागकर दूर चली गई। तब नागेश ने एक औरत को जबरदस्ती रोकते हुए पूछा, अरे क्या हुआ, बताओ तो सही। एक औरत ने अजीब सी शक्ल करते हुए कहा, पता नहीं क्या हुआ है, पर वो जो कुछ भी है वो बहुत ही भयानक है। नागेश भी उस बात को लेकर बहुत ही चौंक गया और फिर वो बिना सोच समझे दरवाजे के अंदर चला गया, यानी कि कमरे के अंदर। उसने देखा कि एक नन्हा सा बच्चा छाया के बगल में सो रहा है। छाया तो बेहोश पड़ी हुई थी और उस बच्चे का चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। नागेश उस बच्चे के पास बढ़ा। कपड़े पर हर तरफ खून लगा हुआ था। नागेश ने धीरे से ही बच्चे के चेहरे से उस कपड़े को हटाया और जैसे ही उसने उस बच्चे को देखा उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। वो दौड़कर ही कमरे से बाहर चला गया। वो बच्चा था ही नहीं, किसी शैतान ने छाया की कोख से जन्म लिया था। इतना नन्हा सा बच्चा होकर भी उसे किसी जानवर की तरह दांत थे, नोकीले। उसकी आंखें भी जानवर की तरह कुछ कुछ पीली थीं और वो बच्चा कपड़े से लगे खून को अपनी जीभ से चाट रहा था। ये सब देखकर नागेश अपने सर पर हाथ रखकर बाहर ही बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो उस बच्चे का क्या करे। वो वहीं बैठकर छाया के बच्चे का होश में आने का इंतज़ार करने लगा, यानी कि छाया का। पर तब तक गांव में चारों ओर ये बात फैल गई थी कि छाया को लड़का नहीं शैतान हुआ है। और जैसे ही लोगों को गांव के ये बात पता चली, गांव के प्रमुख लोग नागेश के घर चले आए। पर नागेश ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि एक बार छाया को होश आ जाए तो आगे क्या करना है वो निर्णय ले लेंगे। पर वो लोग बार बार बच्चे को दिखाने के बारे में बात ही करे जा रहे थे। आखिरकार उसने हारकर दरवाज़ा खोल ही दिया और सामने का नज़ारा देखकर सारे लोग एक झटके में पीछे हट गए। वो बच्चा कुछ पल में ही रेंगने लगा था और वो रेंगते हुए ही उस कमरे में यहाँ वहाँ गिरे खून को चाट रहा था। वो देखकर अब नागेश भी बहुत बुरी तरह से डर गया। उस बच्चे को देखकर उसका कलेजा कांप उठा। उसने झट से ही कमरे का दरवाज़ा लगा लिया। बाहर आए लोग बहुत गुस्से में थे। वो तो उस बच्चे को ले जाकर खुद मार देना चाहते थे, पर नागेश ने किसी तरह उन लोगों को समझाया कि वो खुद उस बच्चे को ठिकाने लगा देगा। फिर एक एक कर कर वो लोग वहाँ से चले गए। देर रात तक नागेश को होश आया, क्योंकि उसकी भी उसके बाद आँख लग गई थी। और फिर जब वो उठकर खड़ा हुआ
तो देर रात तक छाया को भी अब होश आने लगा था। नागेश अब भी घर के बाहर ही बैठा हुआ था, लेटा हुआ। असल में वो उस बच्चे से इतना डरा हुआ था कि वो सोचते सोचते ही बेहोश हो गया था और अंदर जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और होश में आते ही छाया ने आसपास देखा अपने, पर उसे आसपास कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दिया और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर नागेश भी दौड़कर अंदर चला गया। आधी नींद में था शायद, उसे अभी तक पूरा होश नहीं आया था नागेश को। उसने एक मुरझाई हुई आवाज़ में पूछा कि क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं ना। तब छाया ने रोते हुए ही नागेश से पूछा कि उसका बच्चा कहाँ है। वो जानती है कि उसे बच्चा हुआ है। बेहोश होने से पहले उसने उस बात को महसूस किया था। तब नागेश ने घर में इधर उधर सब तरफ देखा, पर वो बच्चा घर में कहीं भी नहीं था। और फिर वो छाया के पास चला गया और छाया से कहा, तुझे बच्चा नहीं हुआ था पागल, शैतान हुआ था। बता तूने क्या किया है और ये ऐसा कैसे हुआ, हाँ? लेकिन छाया फिर भी एक माँ थी और वो पहली बार माँ बनी थी। मुझे मेरे बच्चे को देखना है। तो उसने कहा, बताओ कहाँ है वो, क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? नागेश ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, छाया छाया होश में आ। वो बच्चा नहीं था, उसे जन्म के साथ ही जानवर की तरह नुकीले दांत थे, पूरी जानवर की तरह उसकी आंखें थी। और इतना ही नहीं, जब मैंने उसे देखा तो वो तेरा पड़ा हुआ खून चाट रहा था। अच्छा हुआ कि अपने आप ही वो आफत टल गई। पर छाया को यकीन नहीं हो रहा था कि नागेश जो कह रहा है वो सच है या झूठ है। पर एक बात वो अच्छी तरह से जानती थी कि उस रात उसने बुढ़िया के कहने पर क्या किया था। उसने बच्चे की चाह में एक खतरनाक शक्ति को जगा दिया था और तब से सब अजीब हो रहा था। अगले ही दिन उसका प्रेग्नेंट होना, 2 महीनों में बच्चे का इतना बड़ा हो जाना और 4 महीनों में ही उसकी डिलीवरी हो जाना, जो कि किसी भी आम औरत के साथ नहीं होता। इतना सब जानने के बाद भी छाया अपने बच्चों को देखना चाहती थी, उसे अपने सीने से लगाना चाहती थी, उसे एक माँ की तरह प्यार करना चाहती थी। और इसीलिए वो बार बार नागेश को बच्चे को लेकर आने की जिद कर रही थी। नागेश ने छाया को समझाने की बहुत कोशिश की, पर छाया उसकी बात मानने को राजी ही नहीं थी। और फिर उसने गुस्से में ही कहा, ऐसा बच्चा पैदा करने से अच्छा था कि तू बाँझ की बाँझ ही रहती। और जब उसने ऐसा कहा तो अगले ही पल कोई चीज़ छत से उसके ऊपर आकर गिर पड़ी। नागेश ने हड़बड़ाते हुए पीछे देखा तो वो वही बच्चा था। नागेश अपने आप को संभाल पाता तब तक उस बच्चे ने उसके पैर को बहुत ही बुरी तरह से काट लिया था। उसके पैर का एक टुकड़ा उस बच्चे के मुंह में लटक रहा था और उस मांस के टुकड़े से और उसके मुंह से खून ही खून टपक रहा था, जिसे वो शैतानी बच्चा बार बार अपने हाथों से चाट रहा था। छाया वो देखकर बहुत ही चौंक गई, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बच्चा सच में ऐसा होगा। नागेश उसे देखकर पीछे पीछे हटने लगा और छाया को देखकर उसे बचाने की कोशिश या भीख मांगने लगा। वो सब देखकर, वो नज़ारा देखकर कुछ पल के लिए तो छाया के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। वो बच्चा धीरे धीरे नागेश के खून को चाटते हुए उसके और पास चले जा रहा था। नागेश का पैर जख्मी होने की वजह से वो पीछे पीछे फिसलता हुआ हट रहा था। वो देखकर छाया किसी तरह लड़खड़ाते हुए अपनी जगह पर खड़ी हो गई और कमरे में सब तरफ उसी छुरी को ढूंढने लगी जिससे उसने उस मरे हुए बच्चे की उंगली काटी थी। वो बच्चा और तेजी से नागेश के पास चला गया और उसने फिर से एक बार अपने नुकीले दांतों से उसके पैर का एक टुकड़ा काट लिया। अब नागेश बहुत जोर से चिल्लाया। यहाँ छाया अब भी उस छुरी को ढूंढ रही थी। नागेश दर्द के मारे वहाँ पर तड़प रहा था। वो अपने हाथों के बल पीछे पीछे हट रहा था। असल में उसके हाथ भी इतनी जोर से काँप रहे थे कि उसका हिलना भी मुश्किल हो गया था। उस बच्चे ने फिर से एक बार अपना मुंह खोलते हुए नागेश की गर्दन को पकड़ने की कोशिश की और तभी छाया ने उस छुरी को
उस शैतानी बच्चे के गले में घोंप दिया। अगले ही पल वही बच्चा वहाँ पर नीचे गिर पड़ा। नागेश अब भी दर्द से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। छाया ने अपनी एक फटी पुरानी साड़ी को निकाला और उससे नागेश के पैरों को जख्मों को बांध दिया और फिर उसी साड़ी से बचे कपड़े में उसने उस शैतानी बच्चे की लाश को लपेट लिया और उसे उठाकर वो घर से बाहर जाने लगी। और तब नागेश ने उससे पूछा कि इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तो छाया ने कहा, जहाँ से यह आया है वही दफनाने जा रही हूँ। और फिर वो ठंडे पैरों से घर से बाहर निकल गई। उसके बाद उस रात क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला, पर छाया लौटकर वापस घर नहीं आई। और फिर कुछ ही दिनों बाद नागेश भी उस घर को छोड़कर कहीं और चला गया। असल में सच बात तो ये थी कि गांव के लोगों ने उसे घर छोड़ने पर मजबूर किया था। पर गांव के लोग आज भी कहते हैं कि छाया आज भी अपने मरे हुए बच्चे को लेकर यहाँ वहाँ घूमती दिखाई देती है और वो लोगों को ये बताने की कोशिश करती है कि वो बाँझ नहीं है, वो भी एक माँ है, एक शैतानी बच्चे की माँ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते इसी डरावनी और खतरनाक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।